नमस्कार दोस्तों, शशि कुमार थ्योरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 है ना। भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 2 पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक सेकेंड भाग का। तो सेकेंड भाग का दोस्तों टॉपिक आपका कह रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है दोस्तों, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा हरित चींटियों वाले पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। यानी हरा पौधा में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है क्योंकि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव ना कोई असर नहीं होता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। फिर से एक बार सुनेंगे दोस्तों, क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है ना। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की पत्तियों में क्या मौजूद रहता है, क्लोरोफिल। और हरी चींटियों वाले पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, ठीक है। और सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह साबित होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे है ना। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरी चींटियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं होता। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे है ना, टॉपिक नंबर 2 है ना। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, तो टॉपिक आपका नेक्स्ट कर रहा है, टोटल टॉपिक आज का VVI होगा, जितना भी होगा आज का VVI होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, सब कोई कॉपी में लिख लेंगे। देखिए, तो क्योंकि पौधों को अंधेरे में रखने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। आपको भी अंधेरा में रख दिया जाए कुछ दिनों तक तो आपका दम भी घुटने लगेगा। उसी प्रकार से पौधों को अंधेरे में रखने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, नहीं होती। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। स्टार्च का मतलब पत्ता में जो बीच में जो चिन चिन जैसा रहता है ना, उसी को हम लोग स्टार्च कहते हैं। यानी पत्ते को, हिस्से को हम लोग स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्च को नीला कर देता है क्योंकि पोटास का घोल CO2 को सोख लेता है, ठीक है। पोटास एक आता है, केमिकल है, वह CO2 को क्या करता है, सोख लेता है। अगर जड़ में अगर नमक भी, पोटास ना दीजिएगा तो नमक भी दीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। जिससे पत्तियों के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। फिर ध्यान रखेंगे दोस्तों, पौधों को अंधेरे में रखने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। आयोडीन स्टार्च को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तीसरा स्टेप, पोटास का घोल है ना CO2 को सोख लेता है, जिससे पत्तियों की भीतरी के स्टार्च नहीं बन पाता। जब सोख लेगा तो स्टार्च में पीलापन नहीं आएगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। फिर से दोस्तों गौर कीजिएगा 3 स्टेप में आंसर। पौधों को अंधेरे में रखने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है ना। आयोडीन स्टार्च को क्या कर देता है, नीला कर देता है। पोटास का घोल CO2 को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बनता। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, है ना। बहुत मज़ेदार है दोस्तों, जितने भी टॉपिक है सब मज़ेदार है। जैसे हम अमीबा के बारे में लिखे दोस्तों, वैसे ही आप लोग अमीबा के बारे में लिखिएगा, याद कीजिएगा। मैट्रिक में ऐसे नंबर मत दीजिएगा, ऐसे ही लाइन से उतारते चल जाइएगा। तो अमीबा की व्याख्या है, ठीक है। अमीबा, ये कटा हुआ चिन्ह है, अमीबा की व्याख्या, ठीक है। तो अमीबा की व्याख्या कैसी दीजिएगा, देखिए। अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है। ये अपने कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है, ये अपने कुटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। स्टेप नंबर ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप याद कीजिएगा, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया और डायटम इत्यादि से प्राप्त करते हैं। कोई पूछेगा अमीबा का भोजन क्या है तो बताइएगा, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डायटम इत्यादि से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप में आप याद कीजिएगा कि भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप, यानी कि बिल्कुल समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है और भोजन राजधानी का निर्माण करता है, ठीक है। क्लियर। चौथा स्टेप ऐसे याद कीजिएगा, भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही
एंजाइमों के द्वारा राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। तो ये आपका अमीबा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों आपका क्वेश्चन जो लिखवाया गया है तीनों आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको मैट्रिक में एक तीनों में से एक ना एक जरूर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, अमीबा के बारे में दिला गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मनुष्य का आहार नाल। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मल द्वार मतलब कि जो लैट्रिन का द्वार होता है उसी को मल द्वार कहते हैं। मल द्वार तक फैली होती है जिसे मनुष्य का आहार नल कहते हैं। यानी कि आहार नल समझ लीजिए कि पूरे गर्दन से लेकर टोटल मल द्वार तक, यहाँ से लैट्रिन निकलता है ना, तो वहीं पर हम लोग कहते हैं कि इसको 8 से 10 मीटर लगती है। यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है जिससे मनुष्य का आहार नाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आप लोग का है मुख गुहा। ठीक है, यानी मुख गुहा मतलब मुंह होता है। ठीक है, मुख गुहा मतलब क्या होता है, मुख, है ना। तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है, यानी ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत उसी को जबड़ा कहा जाता है। तो मुख गुहा आहार का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होठ, यानी दो होठ होता है ना, ऊपर एगो नीचे, दो मांसल होठ होते हैं, है ना, होठ मतलब लीप होठ होते हैं जिसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका टॉपिक बनेगा दोस्तों स्वाद कलियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वाद कलियाँ के बारे में बहुत सारे पूछते हैं। स्वाद कलियाँ क्या है, तो स्वाद कलियाँ एक प्रकार का जीभ जैसा है। जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, यानी दाने, कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियाँ कहते हैं। यानी खाना का टेस्ट पता चलता है वह अंकुर ही है जो छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, तो जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों होगा ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली के बारे में देखिएगा दोस्तों, मुख गुहा से लाड़ से सना हुआ भोजन, यानी जो लाड़ टपकता है ना मुंह से, है ना, जैसे थूक हुआ उसी को लाड़ कहते हैं। तो मुख गुहा से लाड़ से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न का फैलाव शुरू हो जाता है। संकुचन और सिकुड़न का मतलब पेट भर गया, पच रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, उसी को कहते हैं। तो फैलाव शुरू हो जाता है जिसे क्रमानुकुंचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को ग्रास नली भी कहते हैं। फिर से देखेंगे, मुख गुहा से लाड़ सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न का फैलाव शुरू होता है जिसे क्रमानुकुंचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को ग्रास नली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रसनी। तो ग्रसनी लिख के डाल देने के बाद दोस्तों लिखा हुआ है कि मुंह गुहा, यानी मुंह से, मुंह गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है ना। इसमें दो छिद्र होते हैं, यानी दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार एक कंठ द्वार। एगो जो मुंह में लीला जाता है वो कंठ होता है। ठीक है, तो लीलने की प्रक्रिया को निगल द्वार कहते हैं। कंठ द्वार यानी कि जो आवाज़ यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो मुंह गुहा यानी कि मुंह गुहा के पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार एक कंठ द्वार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का बनता है दोस्तों छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखने वाला बात है, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, गलती मत कीजिएगा दोस्तों। अच्छा, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रकार के किडनी भी कहा जाता है, किडनी साइड रहता है छोटी आंत। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका चलता है नेक्स्ट टॉपिक बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत आपका क्या है दोस्तों, ठीक है, तो बड़ी आंत, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत
में खुलती है। फिर सुनिए, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है, बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया है, एक कोलन एक मलाशय। पहला को भाग है, दो को भाग है, दूसरा पहला भाग का नाम है कोलन और दूसरा भाग का नाम है मलाशय। मलाशय का मतलब होता है रेक्टम इंग्लिश में। मलाशय मतलब कि जहाँ से मतलब कि बाथरूम होता है उसी को मलाशय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लास्ट लीवर के बारे में। आप तो लीवर के बारे में बहुत सारा सुने होंगे, है ना, कि आप जितने भी दारू पीते हैं तो मतलब ड्रिंक करते हैं वह उनके लीवर पर असर पड़ता है। तो लीवर के बारे में जानेंगे। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। इसी प्रक्रिया को लीवर कहते हैं। फिर सुनिएगा, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। पित्त मतलब जैसे उल्टी होता है, बाकी खाना नहीं पचता, इसी को हम लोग कहते हैं। कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, इसी प्रक्रिया को यकृत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का टॉपिक इतना ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपसे अनुरोध करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर जरूर करें दोस्तों सभी दोस्तों के पास। लाइक में कोई कंजूसी ना करें दोस्तों, है ना, सभी के पास शेयर करेगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट में हम लोग लघु तरीय अति लघु तरीय देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।